बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। सबसे पहले तो देखने वालों को, सुनने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा ये कि आज अगर हम यहाँ पर ईद के तीसरे दिन बैठ गए हैं तो वो आइंदा का जो माली साल का बजट है उसको डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। इक़्तिसादी सर्वे जिसका आज जारी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाना है, मगर उससे पहले आज रवा माली साल 2024-25 का इक़्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़जाना की जानिब से जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई पर काबू पाने का दावा किया है और कहा है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में गामज़न है, मगर इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक हुकूमत रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही है। ग्रोथ रेट का टारगेट 3.6% था, जबकि अचीव सिर्फ 2.7% किया गया। इसी तरह ज़राई शोबे और सरमायाकारी को लेकर जो टारगेट्स डिसाइड किए गए थे वो भी अचीव नहीं हो सके हैं। अलबत्ता कर्जों में इजाफा जरूर हुआ है। अब पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है वो अब 76,000 अरब का हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कहा है कि कर्ज अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है। हुकूमत इस साल के अहम मुआशी अहदाफ क्यों नहीं हासिल कर सकी? महंगाई में कमी का हुकूमती दावा कितना हकीकत पसंदाना है? और कल बजट में मुतवसत यानी कि जो मीडियोकर्स हैं, इस तबके को मजीद दबाया जाएगा या फिर रिलीफ की कोई उम्मीद बाकी रह जाएगी? इन्हीं टॉपिक्स को आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, और माहिर मुआशियात और तज्ज़ियाकार नासिर जमाल साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप सबकी इजाज़त से ज़रा मैं डॉक्टर इकरामुल हक की तरफ सबसे पहले बढ़ना चाहूँगी कि जो सर्वे आज गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है और जितनी बड़ी एक फहरिस्त अदाद-ओ-शुमार की हमारे सामने वज़ीर ख़जाना ने रखी है, जो टारगेट्स उन्होंने बताए, अपनी ज़बानी ही बता दिया कि हम कहां कहां पर नाकाम रहे हैं, लेकिन क्यों नाकाम रहे हैं इसकी वजूहात उन्होंने नहीं बताई। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं? ये मौसी टारगेट्स जो थे, जो अहदाफ थे, इनको हासिल करने में गवर्नमेंट नाकाम क्यों रही है? जी शुक्रिया। दरअसल जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो बेसिक आपका फोकस इस बात पे होता है कि आपने स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना होता है। अब पिछले दोनों साल में भी यही मसला था कि आपको जो ग्रोथ थी उसको तो भूल जाना था। पहले तो आपको ये देखना था कि आपके जो माइक्रो नंबर है वो ठीक हो जाए। अब उसमें तो किसी हद तक जैसे भी उनकी पॉलिसीज थी उस पे तो बहस हो सकती है वो दुरुस्त हैं या नहीं, मगर उस पे कामयाबी पे अमल किया। यानी IMF की जो प्रोग्राम था उसको संजीदगी से लिया गया और उसके नतीजे में आपने देखा पहला रिव्यू भी उनका अच्छा आया। तो अब वो कोई ये बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं कि हम ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बल्कि आज 2 दफा वजीर खजाना मोहतरम ने फरमाया कि कंज्यूमर लेड ग्रोथ जब भी हम करते हैं तो फिर हमारा करंट अकाउंट उनका बहुत बड़ा मसला लेकिन सर पैदा हो जाता है। इसी आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे में वो जो उन्होंने GDP ग्रोथ का जो टारगेट है वो 2.7% रही है ना, जबकि हदफ जो था वो 3.6% था। शरह नमू के हवाले से तो खुद IMF भी इनके दिए गए अदा को मानने से इनकारी है। जी जाहिर है कि हदफ का पूरा ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस इकोनॉमी में जिसको बड़े सख्त मसाइल पेश हों और वो 24वें प्रोग्राम में हो IMF के। आप ये समझिए ना कि गोया कि आप एक तरह से ICU में हैं और अभी भी आप बड़ी मुश्किल से बस अब इस काबिल हुए हैं कि बेड पर बैठ सके। अभी उठकर खड़े होकर दौड़ लगाना, बाहर निकलकर आपका कुछ अच्छे किसी स्प्रिंटर के तौर पर आगे आना बहुत दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है कि इन माली मुश्किलात में जिसमें पाकिस्तान हमेशा से रहता है उसमें हमें इससे ज्यादा तवक्को करनी भी नहीं चाहिए। और ये 2.68 भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने बस खुद भी माना कि ये नंबर भी बाद में जाकर हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए और ये 2% से हमें ज्यादा नजर ना आए, शायद 1.8 भी रहे। तो ग्रोथ तो बाहर क्या हमें इस प्रोग्राम में भूल जाना चाहिए। क्योंकि जब आप इंपोर्ट पे भी कंट्रैक्शन लगा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपको ये सिर्फ स्टेबलाइजेशन के अलावा आपका कोई टारगेट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं करते। अलबत्ता जो इस बात पे मुझे सख्त इतराज होता है वो ये है कि आप इतना जब टैक्स का हजम रखते हैं IMF के कहने पे और वो बिला जवाब फिर आप उसको 2 दफा नीचे रिवाइज करते हैं, वो भी आपसे पूरा नहीं होता, तो फिर किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने
तकरीबन इस में 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन। एग्जैक्टली और मेरे एक सवाल का जवाब भी आपने कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में दे दिया है कि आपने कहा ना कि जब आप IMF का 24वां प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हो तो ऐसे मौशी से मंजरनामे में ग्रोथ के टारगेट्स को अचीव करना मानी नहीं रखता, लेकिन फिर जो हुकूमत आगे चलकर अहदाफ सेट कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के, तो वहां पे फिर हम मतलब ये नहीं कि कोई सवाल ना पूछे, कोई इनसे कुछ ना कहे, क्योंकि हम हाथ खड़े कर लें कि हम तो चूंकि चल रहे हैं 24वें 25वें प्रोग्राम में, लिहाजा ग्रोथ से तो इस इकोनॉमी का कोई लेना देना है नहीं। देखिए, फिस्कल की जो पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों IMF के अंदर जो है वो तकलीफ की होती हैं। अच्छा, आप टैक्सेस पे जा लगाते हैं जिससे आपकी ग्रोथ तो बाहर कैफ काम होती होती है, फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा जो इस वक्त इन्फ्लेशन का है वो 6 पॉइंट पे हम ले आए हैं, सही, मगर आप फिर अपना डिस्काउंट रेट भी बहुत हाई रखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप ये मान रहे होते हैं ना कि आपकी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, वरना फिर आप अपना जो डिस्काउंट रेट है उसको सिंगल डिजिट कर लेते तो लोग बहुत सा पैसा जो है गवर्नमेंट का अपना खर्चा भी कम हो जाता है। एक जाहिर है कि अगर हम 1 पॉइंट भी नीचे करें तो 300 बिलियन का गवर्नमेंट को फायदा होता है। अब भी जो बचत हुई है 800 बिलियन की, जो कुछ हद तक FBR के जो टारगेट नहीं मीट हुआ उसको मीट कर लेगी, वो यही हुई है ना कि जो हमने डेट सर्विसिंग का रखा था हदफ, उससे हमें 800 बिलियन कम खर्च करना पड़ा है। तो वो उसकी वजह यही थी कि हमारा इंटरेस्ट रेट 11% पे आया, तो गवर्नमेंट को भी स्पेस मिली। तो गवर्नमेंट को ये भी तो एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो हम हमारे टैक्सेस को कम नहीं करेंगे और डिस्काउंट को नीचे नहीं लाएंगे तो फिर तो कभी भी कोई हदफ पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया डॉक्टर साहब। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। मैं रिजवान रज़ी साहब को भी और दीगर मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। मुझे आगे बढ़ने दीजिए डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। रिजवान रज़ी साहब, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, आपने लास्ट थर्सडे भी यही कुछ गुफ्तगू की थी। आपने कहा था कि जो मुआशरे या जो हुकूमतें IMF के चुंगल में फंसी हों, कर्जे पर चल रही हों, वहाँ पर ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट करना ये मतलब ये नहीं कि विजिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको कहते हैं कि एक सवाल में मेरे दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, यूँ कह लें कि दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं, क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं तो मैं चाहती हूँ उस पर भी रोशनी डालें। सर, ये हुकूमत में बैठे लोग कोई पहली बार तो हुकूमत नहीं कर रहे। एक नजरिए से देखा जाए पहली मर्तबा औरंगजेब साहब पहले कर रहे हैं ना, लेकिन वो जो दावे किए गए थे कि इसहाक डार साहब आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, अब नहीं है ना। आए तो सही ना, उन्हें लाया तो गया ना। और यही जो हुकूमत के लोग हैं, यही माजी में हुकूमतें भी कर चुके हैं। और कहते हैं कि गिलास उल्टा करके रख लें, सीधा करके रख लें, पानी जितना है उतना ही नजर आएगा। 2.5 साल से चाहे केयर टेकर का सेगमेंट ले रहे हैं या किसी और मामलात को लेकर चल रहे हैं, यही लोग बैठे हुए हैं। इसके बावजूद इनसे टारगेट अचीव नहीं हुए, उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? देखिए, एक तो ये है कि टारगेट बड़े लॉफ्टी रखे जाते हैं, अचीवेबल, और इसके बारे में ये मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, इनसे पहले इसहाक डार साहब भी कहते थे कि हम इंतज़ामिया को ज़्यादा टारगेट्स देते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो वो अचीव करें। एक बात, जिस बात के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि पिछले बजट में हमें बताया गया कि हम ताजर दोस्त स्कीम ला रहे हैं और उस स्कीम में सैकड़ों अरब रुपया इकट्ठा होगा। सही। और ताजर दोस्त स्कीम के साहब जो उसके जो मदारुल महाम बने, जो उसका फेस बने, वो नईम मीर साहब थे। और नईम मीर साहब इस वक्त पाकिस्तान से गायब है, ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं बाहर पाए जा रहे हैं। और ताजर दोस्त स्कीम के तहत चंद करोड़ में 30 करोड़ या 28 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सके हैं और कुछ नहीं हुआ। ये जो सबसे ज्यादा लिक्विड इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है वो ताजर लोग हैं, ट्रेडर्स हैं। और उन ट्रेडर्स को टैक्स नेट के अंदर पूरी तरह ना ला सकना, मैं पूरी तरह की बात कर रहा हूँ, एट सोर्स तो वो कहते हैं कि आप 100% टैक्स ले लीजिए, बस हमारी दुकान का थड़ा ना चढ़िए या हमारे दफ्तर के अंदर तशरीफ ना लाइए। तो एक तो उनके बारे में आपने पूछा ना कि हम सवाल भी ना करें, नहीं करें, ये वाला सवाल करें कि सर मेरे ऊपर तो आपको पूरा काबू है कि मुझे इनकम मिलती है, मैं फिक्स्ड इनकम ग्रुप को तनख्वाह मिलती है, वहां पे टैक्स काट लेते हैं। लेकिन ये जो मेरे से 20 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, कमा नहीं रहे, जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगियों से नजर आता है, वो मेरे से 10% भी टैक्स नहीं दे रहे, मेरे टैक्स का 10% भी वो अदा नहीं कर रहे, तो उनका भी हिस्सा डाला जाए। नंबर 1 बात।
दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं चाहूँगा कि नासिर जमाल साहब जो है वो हमारी रहनुमाई करें, बिजली गैस और पानी के शोबे के अंदर हुकूमत ने जो ग्रोथ दिखाई है वो 28%, 88 या आप 29 कर लें फॉर डिस्कशन, 29% ग्रोथ होती है, दिखाई गई है। अब अमूमी तौर पे अगर जीडीपी 4% पे ग्रो करती है, हमें इकरामुल हक साहब जैसे अक्लमंद लोगों ने बताया है कि अगर 4% जीडीपी होगी तो फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो 6% बढ़ेगी, तो ये तो 29% बढ़ गई, ये बाकी की कहाँ पे कंजम्पशन हुई भाई? बिजली गैस जो उसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ ना, तो वो बाकी की ग्रोथ कहाँ पे बढ़ी है, हम ये जानना चाह रहे हैं। और अगर ये अभी नजर नहीं आ रही हमें, इसके हवाले से तो हमारा जीडीपी ग्रोथ डबल रेट में होना चाहिए, डबल डिजिट में होना चाहिए, और ये तकरीबन 2.5% पे सिसक रहा है और इससे भी नीचे जाने के खदशात हैं। तो ये कंजम्पशन कहाँ गई? दूसरा सवाल हमें ये पूछना चाहिए मौजूदा हुकूमत के मालियाती वो जो है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम कहें कि कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, कुछ टारगेट सर पास भी हुए हैं। जो मेरे लिए जाती तौर पे बड़ा सिग्निफिकेंट और खतरे का निशान है वो ये है कि हमारा रियल स्टेट सेक्टर का ग्रोथ जो है वो टारगेट से मार्जिनली हाई है। अच्छा। अब हमारे यहाँ रियल स्टेट का मतलब आपको पता है, वो टैक्स अवेजन उसके अंदर आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं ना उसके अंदर। तो अगर ये सेक्टर ग्रो करना शुरू हो गया है तो बाकियों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये जॉब भी क्रिएट नहीं करता। हमारे खरबों रुपए जो हैं वो प्लाटों में दुबक के बैठ जाते हैं, वो प्रोडक्टिविटी के अंदर नहीं आते, तो उसके ऊपर भी हमें तशवीश का इजहार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर जमाल साहब के हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर जमाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है जी। अच्छा, नासिर जमाल साहब, ये कुछ सवाल जरा रिजवान रज़ी साहब ने सामने रखे हैं, कुछ मैं अब भी आपसे पूछना चाह रही हूँ। जो हुकूमत के जिम्मे कर्जे का हुजूम लगा है वो 76,007 अरब रुपए का हो गया, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है। अब कर्ज की अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा, ये खुद वज़ीर ख़जाना साहब आज अपनी ज़बान से कबूल कर बैठे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि आने वाला जो बजट है उसमें भी गर्दिशी कर्जों के चुंगल से बचने के लिए मजीद बैंक्स के पास जाएगी ये हुकूमत। अगर हमने कर्जे लेकर ही कर्जे उतारने हैं और अपने खर्चात को कम नहीं करना, तो हम गर्दिशी कर्जों से भी कभी बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो कर्जे का हुजूम है, आज जो 76,000 मैं आपको बता रही हूँ, कल इससे डबल हो जाएगा। जी, ये बात सही है कि मतलब हम जो है अभी जो कर्जे ही लेके अपना, ना सिर्फ ये कि नए कर्जे लेके पुराने कर्जे उतार रहे हैं, बल्कि ये कि नए कर्जे लेके हम अपना जो बजट है उसको भी चला रहे हैं। लेकिन इस पे देखें, इसमें तो सोचने वाली बात है कि ये हमारे साथ ये हुआ क्या है, पिछले 15-20 साल में हमने ऐसा क्या किया कि ये आज हम डेट ट्रैप में है। तो असल इशू जो है वो ये है कि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसमें हम किसी जो ताकतवर जो लोग हैं उन पे हम टैक्स नहीं लगाना चाहते। जैसे रज़ी ने भी अभी बात की कि जी के जो हमारा रियल एस्टेट है, हाँ, उस पे थोड़ा बहुत जो टैक्स लगा, उसके बावजूद जो है मतलब वो अपने टारगेट से ज़्यादा उसने ग्रोथ शो की है। अच्छा, और रियल एस्टेट जो है वो काफ़ी जो हद तक हम उनको ये कह सकते हैं कि वो एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। अच्छा, दूसरा हम रिटेलर्स जो हैं, जो ताजर हजरात हैं, चूँकि वो पॉलिटिकली ताकतवर हैं, हम उन पे हाथ नहीं डालते, उनसे हम टैक्स नहीं लेते। तो तीसरा एग्रीकल्चर वाले हैं, फिर हमारे लॉयर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो करोड़ों रुपए फीसें लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। फिर हमारे डॉक्टर्स हैं। तो मतलब आप कोई भी लें नाम तो किसी भी सेक्टर का, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है वो, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस, या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो सिग्निफिकेंट कोई टैक्स देता हो। ठीक है सर जी। पूरे सर्विसेज सेक्टर में जो कि इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, उसमें सिर्फ बैंक्स ऐसे हैं या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो टैक्स देते हैं। बाकी पूरे का पूरा कोई सेक्टर ऐसा है ही नहीं उसमें कि जो वो टैक्स देता हो। तो एक तो ये इशू है। जब आपके पास रिसोर्सेज अपने होंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आप कर्जे ही लेंगे। और
एक मौका ये आएगा कि जब आपको सिर्फ इसलिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे कि आप पुराना कर्जा उतार सकें। तो ये अगले साल भी यही होना है। लेकिन खुशी की बात ये है कि जो अच्छी बात जो है, खुशी की तो मैं ये नहीं कहता, मैं भी ये सोच रही थी कि इतने कठिन मामलात के अंदर हमारे लिए कौन सी खुशी की खबर छुपी बैठी है नासिर साहब? जी मतलब वो अच्छी बात यह है कि जो IMF ने हम पे एक कंडीशन लगाई है कि हम अपना प्राइमरी सरप्लस बजट का प्राइमरी बजट सरप्लस जो है वो हर साल हमने क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो हमारी डेट टू GDP रेशियो जो है वो 3% कम होके 65% पे आ गई है। तो यही एक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने खर्चों की बात की, बात सही है कि खर्चे जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, कि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो आप कम कर सकते हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन करें। और जो SOEs पे आपने 500-700 बिलियन रुपया हर साल नासिर साहब, आप ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर आ ही गए हैं गुफ्तगू को लेकर, तो जरा मैं इसके ऊपर आपसे जानना चाह रही हूँ कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं ये गवर्नमेंट अपने मौशी अहदाफ को, टारगेट्स को अचीव करने में, कि हमने प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू किया था लेकिन इतनी बुरी तरीके से हम नाकाम हुए जो कि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। जी, वो आप PIA की तरफ आपका इशारा है, तो वो तो PIA के तो बहुत सारे रीजंस थे उस इन्वेस्टर्स के, जो लोग जिनका इंटरेस्ट था PIA खरीदने में, हमने उनको नाराज कर दिया। मतलब वो सारा वो कुछ ये तो एक सेक्टर है ना, एक सेगमेंट है। आप स्टील मिल ले लीजिए, दीगर मामलात को ले लीजिए नासिर साहब। लेकिन दूसरा जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन तो वहाँ होती है ना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही हो, चाहे वो इन्वेस्टर आपका लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए तो पैसा चाहिए और वो इन्वेस्टर ही खर्चेगा। तो जब आपकी मुल्क के हालात ऐसे हों कि जिसमें लोगों को आपकी पॉलिसीज़ पे एतमाद ना हो, जब आप पूरी फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत सख्त किस्म की, हार्श किस्म की फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में अगर आप कहें कि जी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, और फिर प्राइवेटाइजेशन का पास्ट का जो एक्सपीरियंस है लोगों का कि प्राइवेटाइज करते हैं, उसके बाद NAB के केसेस बन जाते हैं, उसके बाद FIA के केसेस बन जाते हैं, तो उसमें आप ये कहें कि जी कोई आसान मामला है पाकिस्तान में, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है प्राइवेटाइजेशन का। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं कि जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई आए, PIA हो, एयरपोर्ट्स हो, वो डेफिनेटली जो है वो बिड करने के लिए तैयार बैठे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए। एक चीज जो जरूरी है वो ये कि कॉन्फिडेंस दें, आप उनको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आपने उठाया है। बिल्कुल, मैं अंदरजा से इस मामले पर जरा उनकी टेक ले लूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं अनवर रजा, वो कैसे लेने पड़ेंगे हुकूमत को? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद जो बिजनेसमैन तबका है वो ये चाहता है कि जब भी ये जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ मामलात बढ़े, वो इसके अंदर आएं और अपना किरदार अदा करें और वहां से कुछ गेन करके निकलें। लेकिन जो पॉलिसीज पर एतमाद का फुकदान है, सरीहन इसके जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत ये ब्रिज जो है वो किस तरीके से बनाएगी एतमाद का? जरा बहुत शुक्रिया। आपके सवाल की तरफ बाद में आऊंगा, अगर मुझे आप इजाजत दीजिए। आज जो वज़ीर खजाना ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया है, तो मैं जब इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जा रहा था तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे लग रहा था हम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क और एक आइडियल स्टेट में रह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खुद जो अदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट ने हदफ तय किए थे उनमें से 99% हदफ जो है वो मुकम्मल ही नहीं किए जा सके, पूरे नहीं किए जा सके। एक तो बात यह है कि आप जरा ग्राउंड रियलिटी को देख लीजिए कि जो हदफ आप मुकर्रर करते हैं वो पूरे क्यों नहीं किए जा सके, ये आपकी नाकामी है। इसको आप बड़ा कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा सर्वे पेश किया। अब आप जरा आइए शरह नमू पर मैं बात करूंगा। 2.7, अगर इसमें से 1.5 जो तामीराती शोबे की शरह नमू से निकाल लीजिए तो जरा शरह नमू की हालत देख लीजिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें आप देख लीजिए कितनी कमी पैदा हुई है। मजमूई पैदावार जो है हमारे मुल्क में, ज़राअत के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसकी अगर आप देख लें कि गंदम, गन्ना और मकई की पैदावार में वाज़े तौर पर कमी हुई है। हाँ, अलबत्ता आलू
हमारे यहाँ ज्यादा पैदा हुए हैं, चूंकि ज्यादा खाए जाते हैं। अगर अब हम बात करें बिजली की, तो देखिए 7000 मेगावाट बिजली आपके मुल्क में मौजूद है, कोई खरीदने वाला नहीं है। अब सर्कुलर डेट जो है, जिसको गर्दिशी कर्जे कहते हैं, वो बैंकों से कर्ज लेकर पूरे किए जाएंगे, अदा किए जाएंगे। अब उसमें होगा क्या, होल्डिंग कंपनियां जो हैं वो वहां पर सरमायाकारी करेंगी और अल्लाह के फजल से आप और मैं इसको हम अपने बिजली के बिलों में इसको पे करेंगे। देखिए क्या खूबसूरत इक्तिसादी सर्वे और आप पेश कर रही हैं। पेट्रोलियम नेवी में आपने खुद बताया कि 100 रुपए तक लिए जाने का इम्कान है। फिर आप देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप देखें, मैं कहता हूं कि इन लोगों को कोई शर्म, कोई हया नहीं आती। इस मुल्क में 44.7% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। उसके मुताबिक 11 जिसको 4 करोड़ जो कुल आबादी का है जो खते गुर्बत से नीचे है, और आप कह रहे हैं कि आपकी मजमूई आमदन जो है वो बड़ी है, हद होती है। खते गुर्बत से नीचे लोग रह रहे हैं। अब आज जरा 32 लाख अफराद गुज़श्ता बरस छोड़ गए हैं। फिर यहाँ पर बैठे लोग हम कहेंगे कि बहुत बड़े टेक्निकल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो बाहर चले गए। डेफिनेटली अगर उन्होंने अपने खानदान को पैसे प्रोवाइड करने हैं, खुद को बेहतर करना है, तो बाहर ही जाएंगे। आ जाए जरा आप। मुझे बड़ी हैरत हुई है इसमें सारी चीजें जो पेश की गई हैं। हाँ, एजुकेशन का जो रेट है वो केपीके में बहुत अच्छा है। अब आप जरा आ जाइए कि हमारे एक इस पे वजाहत करनी चाहिए थी हुकूमत को, शायद कल कर दें, कोई ना कोई कर देगा कि 1 लाख गधों की जो तादाद है वो इस मुल्क में बढ़ी है। ये बाइफरकेट कर देना चाहिए था इन्हें कि किस तरह की तादाद बढ़ी है गधों की, क्योंकि हमारे मुल्क में फिर सारे तो अवाम को कहते हैं कि यही गधे हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि आपके अहदाफ पूरे नहीं हुए, अब आपने अगले टारगेट इससे ज्यादा कर लिए, कैसे पूरे करेंगे। मैं चीख के ये बात मुसलसल कर रहा था, 2000 अरब के आप पर नए टैक्सेस लगेंगे। अब आप पर जो 600 टैक्सेस हैं वो पुराने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मेवीज में 400 डायरेक्ट इंडायरेक्ट की सूरत में लगेंगे और बाकी भी आप पर लगेंगे। आपने कहा आईएमएफ का, देखें ना ये बजट आईएमएफ का। मैं हमेशा कहता हूँ हुकूमत अपनी इनकम और हुकूमत अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनको बैलेंस करने के लिए और आईएमएफ के मुताबिक इसको बजट लाया। इसमें उन्होंने कतन नहीं देखा कि आवाम का क्या होगा। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि आप जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफा एक बिल्कुल नमक के बराबर होगा, आटे में नमक के बराबर, लेकिन जो महंगाई है वो एक बड़ी वो इजाफा भी सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में होगा। आपकी और मेरी तनख्वाह में यहाँ पे इस कमरे में मौजूद जो दीगर लोग हैं, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे कैमरामैन, आप पे स्वीपर हो या पियून हो, उसमें इजाफा नहीं होगा। क्योंकि आप इसी प्रोग्राम में अक्सर ये बात करते रहे हैं कि जो पिछले साल हुकूमत की तरफ से एक मजदूर की उजरत सेट की गई थी, हम तो वो नहीं उसको दे पा रहे, तो आगे आप 2, 5, 10% जो भी बढ़ा लें वो नहीं मिलने वाले। अच्छा, मेरा एक सवाल अधूरा रह गया था, प्राइवेटाइजेशन का अमल क्या कमी रह गई है, कौन सा एतमाद साजी का फुकदान है, पॉलिसीज क्यों स्टेबल नहीं रह पाती, ये सवाल अभी भी वहीं पर कायम है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब से सवाल का जरूर जवाब लूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल में छोड़े गई थी, कहा था कि अधूरा रह गया कि प्राइवेटाइजेशन के मामले में हुकूमत अब तक फेलियर्स का शिकार क्यों है और एक जो एतमाद साजी की फिजा है सरमायाकार यानी कि इन्वेस्टर और हुकूमत के दरमियान वो अभी तक कायम क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरा ये कि इसी दौरान रिजवान रज़ी साहब ने भी एक अपना सवाल बीच में डाला, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब के सामने वो भी रख दूँ कि IMF के उसके अंदर रहते हुए, कर्जे के साथ साथ चलते हुए और IMF के साथ जब तक हम लोग चल रहे हैं अपने माशी मामलात को लेकर, क्या हमारी वजारतों के लिए यह आसान है कि हम जिन सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं वो बासानी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे? जी डॉक्टर साहब। मेरा इस पे ख्याल ये है कि जिस तरह के कानून बनाकर हम मिनिस्ट्रीज को ये काम देते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन करें, वो तो उनके बेचारों के बस का रोग नहीं है। अच्छा। वो एक्सपर्टीज जो उसके लिए चाहिए होती है, अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें तो वो इंटरनेशनल बिडिंग्स होती हैं, एक खास कंपनीज आती हैं तो फिर उसका मुकम्मल जायजा लेती हैं, इंटरनेशनल बिडिंग होती है, आप अपनी एक रिजर्व प्राइस रखते हैं और फिर देखते हैं कि आपको उससे क्या बेहतर चीज मिल सकती है। मगर हमारे यहाँ चूंकि आदत है कि हम हर चीज एक गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे करना चाहते हैं और वो भाई डिजाइन ही इनएफिशिएंट होती है गवर्नमेंट्स, और इस तरह के काम करना उनके बस का रोक भी नहीं होता। तो ये खास हमारे एक जमाने से तो फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर भी रहे, इस दफा नहीं है। अच्छा, मेरे एक सवाल है डॉक्टर साहब इसी सिलसिले में कि अगर सरकारी इदारों की सरपरस्ती या फिर इनके प्राइवेटाइजेशन के मामलात वजारतों के थ्रू नहीं होंगे तो आपकी नजर में वो कौन सा सेक्टर है या कहां से वो आशीर्वाद मिलनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ ये काम अब अंजाम पाया तकमील तक पहुंच सकता है, ये हो सकता है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे मैं देखता हूँ कि
अगर आप इकोनॉमिस्ट पढ़ते हो तो वहाँ एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, इंटरनेशनल बिडिंग्स हो रही होती हैं, प्राइवेटाइजेशन अफ्रीका के बहुत से ममालिक में ही हुआ। और वो जो एक खास स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं, जाहिर है यहाँ मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, वो इसको टेकअप करती हैं और उनको इस काम में महारत हासिल होती है। और स्टेट जिसने ये प्राइवेटाइज करना होता है वो अपनी रिजर्व प्राइस उनको बता देती है, बाकी वो फिर उसको मैनेज करते हैं। पाकिस्तान में तो मसाइल इसमें बहुत से है ना। तो देखिए, अगर सबसे बड़ा मसला ये यहाँ पे लॉज का है कि अब वो क्यों बर्दाश्त करेंगे। मिसाल के तौर पर PIA में अगर आपने ओवर स्टाफिंग की हुई है, जो बंदा उसको लेगा वो सबसे पहले कहेगा जी मुझे तो इसको डाउन साइज करना है, और आप उसमें क्लॉज डाल देते हैं कि जी आप तो बंदों को फारिग नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह की चीजें जब आप लॉ में डालते हैं तो वो एक रुकावट का बाइस बनती है। आपकी कंसिडरेशन कुछ और होती है, आप जाहिर है वहाँ एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आता है, उसका तो कोई लेबर वेलफेयर एजेंडा नहीं होता है। तो फिर मामला हम इतना खराब कर चुके होते हैं अदारों में कि अगर हम चाहें उनको दोबारा से फिजिबल करना तो बड़ा मुश्किल हो लेकिन डॉक्टर साहब जो आप जिस क्लॉज का आपने जिक्र किया है ये सबसे ज्यादा यूं कह लीजिए कि डेंजरस एक क्लॉज होती है, वो मैं इस सिलसिले में भी बात करना चाह रही हूँ कि मैं यकीनी तौर पे किसी भी मुआशी इस्तेसाल के हक में नहीं हूँ, अल्लाह ताला सबकी नौकरियां सलामत रखे जिसका जहां जहां रोजगार लगा है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आप हमारे जितने सरकारी इदारों को उठाकर देख लें, सर थोक बराबर तो वहां पे भर्ती हुई, एक एक काम को करने के लिए 10-10 लोग वहां पर हायर किए गए हैं। और ये भी आपको पता है कोई किसी का फुप्पा है, कोई किसी का चचा है, कोई किसी का ताया है, आप जाकर तो देखें वहां पे फरिश्ते निकाल कर देखें। यही वजह है कि जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, ये दीगर प्राइवेट इदारे हैं, वो इनकी निस्बत कम के कहते हैं लोगों के साथ जो है ना वो बेहतर तरीके से अपने मामलात को लेकर चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए एक अच्छी एग्जांपल जहाँ पे ऐसी कॉरपोरेशन बड़ी चलाई जाती हैं आज भी दुनिया में वो चीन है, मगर वहाँ देखिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम है। और हम ये भी नहीं कहीं सोच पाते कि हमने वाकई डीरेगुलेशन करना है इकोनॉमी को, या हमने अभी भी कीमतों का तयन करना है, या हर चीज़ पे गवर्नमेंट के फुटप्रिंट जो है वो रहेंगे और बहुत ओवर रेगुलेटेड हम रखते। मतलब हम भी तक हमें इस बात की समझ नहीं आई कि हमने जो अपना कोई एक मॉडल बनाना है तो वो ऐसा तो हो ना फिर उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सके। कहीं तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज के अंदर जो है वो अपना जरूर अमल दखल करे। तो ये मॉडल या तो फिर अगर आप बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी रखना चाहते हैं तो उसमें फिर इस तरह के ओवर रेगुलेशंस काम नहीं करते हैं। और अगर आप चाइना बनना चाहते हैं तो फिर उसमें एक बहुत सेंट्रलाइज किस्म की गवर्नमेंट होती है जो प्लानिंग करती है और वो फिर सोचती है कि ठीक है हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से भी इसको चला सकते हैं। मगर वो वहाँ पे फिर कंसिडरेशंस ये नहीं होती कि जो आपने फरमाई है कि वहाँ पे नेपोटिज्म होगा, किसी न किसी रिश्तेदार को वहाँ लगा देंगे, तो वो फिर मेरिट के ऊपर जब काम होगा तो उसकी डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। यहाँ तो ये सारे के सारे इदारे जो हैं वो इन्हीं लोगों से भरे हुए हैं जो नाहल भी हैं और नेपोटिज्म की वजह से वहाँ लगे हुए हैं या फिर सरकारी खुशामदी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मैं आपकी बात समझ पाई हूँ उसको सिर्फ हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। जान छुड़वाना भी बहुत मुश्किल है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपके नजदीक आउटसोर्सिंग इसका एक आसान हल निकल सकता है। ठीक है, मैं नासिर जमाल साहब आपसे जरा एक कॉमन मैन की बात करना चाह रही हूँ, तो जरा बड़े बड़े लोगों की बारे में बात होगी ना। आज वजीर खजाना ने महंगाई पर काबू पाने का दावा किया और जो फिगर शेयर की उन्होंने कहा कि महंगाई 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि वो जो दावा कर रहे हैं वो कितना हकीकत पर मबनी है, और दूसरा ये भी 26% से कम होकर 4.6% पर आना अपने घर के किचन पर, अपने घर के मामलात पर, या कभी अपनी बेगम से जब इस बारे में गुफ्तगू होती है ग्रॉसरी को लेकर, तो सर आपको लगता है कि जो हकाइक वो बता रहे हैं हाँ सब कुछ वैसे ही गुडी गुडी चल रहा है? अब ये तो देखें जो वो कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, तो एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि जो महंगाई जो कीमतें बढ़ने की स्पीड थी वो एक्चुअली कम हो गई। सही, यानी पहले पिछले साल 29% की स्पीड के साथ कीमतें बढ़ी थी, तो इस साल 4.5% की स्पीड के साथ बढ़ी। ठीक है, तो वो जो स्पीड है जिससे कीमतें बढ़ी वो कम हो गई, तो ये बात तो उनकी दुरुस्त है। अच्छा, और उसमें लेकिन ये कि हुकूमत का कोई कारनामा है तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दुनिया में तेल की कीमतें कम हो गई, दुनिया में दूसरी कमोडिटीज़ की, फूड की कीमतें कम हो गई, तो उसका हमें फ़ायदा हो गया। दूसरा ये कि हमने डॉलर जो है उसका जो एक्सचेंज रेट है
वो उसको हमने स्टेबल रखा हुआ है कुछ अरसे से। अब वो कितना मतलब जेन्युइन है और कितना वो जेन्युइन नहीं है, मतलब उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। फिर तीसरी ये बात है, कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमारी फूड की सप्लाई चेन में भी होगी, वोलेटिलिटी कम होगी तो डेफिनेटली तो कम होगी। चले मैं इस तरफ आती हूँ, जो 4.6% पर आने वाला महंगाई का जो रेट है, एक मिनट, ये जो 4.6 पर आने वाला रेट है, ये कितने अरसे तक सस्टेन रह सकता है? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो कार्बन लेवी ऐड ऑन की जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत पर, उसके बाद तो एक बहुत बड़ा बैकलैश आएगा। जब तक तो तेल की कीमतें ठीक हैं, नीचे रहती हैं, जब तक के दुनिया में कहीं जंग नहीं कोई शुरू होती कोई, ठीक है, जब तक हमारा डॉलर का रेट जो है वो 280, 85, 90 यहाँ तक घूमता फिरता है, कोई ये नहीं होता कि एकदम से कोई 300-350 पे चला जाए, ठीक है, तो तब तक तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई महंगाई स्पीड में कोई बहुत तेजी आएगी। हाँ ये है कि 4.5% अगर इस साल आ गई है तो अगले साल 6.5 हो सकती है, 7.5 हो सकती है, 8 हो सकती है, लेकिन मतलब ठीक रहेगी। तो वो है। लेकिन जो चीज जिसे मैं जो पॉइंट जिसमें स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये कि महंगाई कम नहीं हुई, यानी कीमतें कम नहीं हुई, हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो जहां तक पहुंच गई है वो वैसे ही है। अब उसमें उस कॉस्ट में इजाफा होना जो है उसकी स्पीड कम हो गई, वो फिलहाल थमा हुआ है। ठीक, ये सूरत हाल है। तो चले इसी से जुड़ा हुआ एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं जरा ज़माने साहब की तरफ पढ़ूं क्योंकि वक्त कम रहता जा रहा है मेरे पास। ज़माने साहब, जब हुकूमत ये कहती है कि मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है, ये कुलिया कैसे डिसाइड किया जाता है? ये इसकी डेफिनेशन होती क्या है? देखिए, हर एक का दुरुस्त होने का फैसला या नजरिया अपना होता है। ठीक, हुकूमत जो कुछ हासिल करना चाह रही है वो उसके ख्याल के अंदर हासिल हो रहा है तो वो कह रहे हैं दुरुस्त सिमत में है। अच्छा, आपको और मेरा इससे इख्तलाफ करने का जमहूरी हक है और हम कह सकते हैं कि आपकी सिमत दुरुस्त नहीं है। सही। मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करूं, अभी मेरे दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ निजकारी के हवाले से बात की, मैं उस पर थोड़ा सा टेक करूंगा। देखिए, पाकिस्तान में निजकारी का एक फ्लो आया था मियां नवाज शरीफ साहब जब पहली दफा वजीर आजम बने थे, और उसके अंदर हमने सारे सीमेंट सेक्टर बेचे थे, सारे बैंक बेचे थे, ठीक है, खैर उनमें से कुछ तो अभी तक बाद में जाके बिके, 2010 के बाद जाके उनके बाकी शेयर्स हमने ऑफलोड किए, लेकिन हमने बेचे थे। उनमें से सिर्फ एक मियां मंशा साहब थे जिनसे एमसीबी बैंक 2 दफा छीना गया और उन्होंने फिर दोबारा उसका कंट्रोल हासिल किया और आखिरकार उन्होंने उकता के उसके 40% शेयर मलेशियन को बेच दिए कि जब इसमें फॉरेन स्टेक आएगा तो कोई भी हुकूमत आके उनके बैंक पे कब्जा नहीं करेगी। लेकिन जब भी इस मुल्क के अंदर कोई सियासी तब्दीली आती थी, मियां साहब की पेशी या नैब के सामने हो जाती थी, न एफआईए उनके पास पहुंच जाती थी। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा, मैपल लीफ प्राइवेटाइज हुआ था, ये बेस्ट वे जो हो गया ये प्राइवेटाइज हुआ था, बहुत सारे प्राइवेटाइज हुए थे, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ एक के हिस्से में आई थी, ये बात। अच्छा, इस तरह सरकार के जेरे सरकार के जेरे इंतजाम चलने वाले घी के और शुगर के तमाम फैक्ट्रियां बेची गई थी, किसी के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हम पॉलिटिसाइजेशन खत्म कर दें इस निजकारी के प्रोसेस की, तो ये अब भी मुमकिन है कि हम लॉस मेकिंग एंटिटीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान रेलवे एंड डिस्कोस उनको प्राइवेटाइज कर सकते हैं। चले, अब मैं जरा पर्टिकुलरली बड़ा मुख्तसर आऊंगी आप सबके पास एक सवाल को लेके। सवाल अभी से थ्रो कर रही हूं, जवाब आप सबका चाहूंगी। सर, फीकस आमदनी जो है वो $162 इजाफे के बाद $1824 तक पहुंच चुकी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबका देता है। क्या आने वाले बजट में ये सैलरीड क्लास को कोई रिलीफ मिलेगा? स्टार्टिंग विद यू अनवर रज़ा। देखिए ज़रा, मुझे पहले ज़रा आपने जो सवाल किया था उस पर ज़रा मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा कि जो आपने निजकारी की बात की, मैं वो सवाल का जवाब नहीं दे सका। उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसमें अकबा परवी, उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसमें जो आपके मुल्क के कवानीन है वो मैं गवाह हूँ एक बात का भी। रज़ी साहब ने जिस शख्स की बात की, इस्लामाबाद के अंदर एक इतने बड़े प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट थे, उस साहब को मियाँ साहब ने ही एक बड़े
नॉमिनल प्राइस पर देने की कोशिश की गई, उस केस का भी मुझे पता है, हम इस पर नहीं जाते चलिए, क्योंकि होता क्या है, अपने मनपसंद लोगों को तो आप निजकारी के लिए इदारे देते हैं। मैं एक छोटी सी बात करूं, यहाँ एक बिजनेसमैन थे जिनकी एयरलाइन है, मैंने उन्हें कहा पीआईए खरीदें, उन्होंने कहा मेरी एयरलाइन प्रॉफिट में जा रही है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं आईफोन की कीमत में नोकिया खरीद लूं 3310। एक बात, दूसरी वो एक डिस्को चला रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 200 अरब रुपए से ज्यादा हुकूमत को देना चाहता हूं, अगर हुकूमत की विल एंड विश है मैं इससे ज्यादा पैसे दे सकता हूं। ये भी मिसालें अपनी जगह पर मौजूद हैं। आपने जो सवाल किया, नेवर एवर सैलरीड तबका जो है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ना सिर्फ उसे बल्कि आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि महंगाई, अगर महंगाई कम हो रही होती तो मुझे बताएं आपकी आधी आबादी खता गुर्बत से नीचे क्यों रह रही होती। कीमतें अपनी जगह पर ठीक है, उसकी रफ्तार महंगाई की सुस्त हुई है लेकिन अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हमें जो सैलरीड क्लास लोग हैं इनको कतन कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगाई में इजाफा होगा, आम आदमी की जिंदगी अब से ज्यादा वनरेबल होगी। सही डॉक्टर साहब, सिर्फ चंद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके हुकूमत एक्सपेक्ट कर सकती है कि पूरा जो मुल्क है वो खुशी के धमाल डाले? मेरा ख्याल ये है कि ये जो हम बेजा टैक्स लगाते हैं सैलरीड क्लास पे भी और भी जो मिडिल क्लास जिसकी बहुत ही एक लिमिटेड और एक डिफाइंड इनकम होती है और वो बेचारे उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस भी क्लेम नहीं कर सकते सैलरी वाले। अब बिजनेस वाले तो बहुत से एक्सपेंसेस क्लेम करके जाहिर जहाँ चाहे अपनी इनकम को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल होता है डिपार्टमेंट के लिए कि वो ऑडिट करे हर एक का और उससे वो टैक्स वसूल करे और क्वांटिफिकेशन भी इनकम की पाकिस्तान में करना एक बहुत मुश्किल मसला है क्योंकि यहाँ बहुत और तरीके से चीज़ें चलती हैं। बहुत से लोग घरों में एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं, सो पता नहीं चलता यहाँ पे कि आप किस तरीके से जो इतनी चैरिटी भी लोग करते हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पाकिस्तान का। यहाँ टैक्स के मसाइल तो बाहर कैफ इस तरह के हैं कि उन पे बात करना एक छोटे प्रोग्राम में मुश्किल होता है, मगर मसला ये है कि अगर आप ताकतवर तबका से टैक्स नहीं ले पाते, एक और भी उसमें मसला टैक्स ना भी ले पाते हूँ, मगर एक तो जो टैक्स पेयर मनी से वो याशियां करते हैं अपनी 300% इनकम जब मराद बढ़ा लेते हैं और वो सारी मराद है फिर टैक्स फ्री भी कर लेते हैं। अभी जो टैक्स फ्री करते हैं इसकी मुझे समझ नहीं आती कि इस में भी आपने टैक्स एक्सपेंडिचर का अगर इसमें वो अपेंडिक्स देखा हो सर्वे में, क्योंकि वो IMF की शर्त है कि वो आपको साथ लगाना पड़ेगा। अब उसमें 5.8 ट्रिलियन की, अब ये हैरत की बात है कि एक तरफ आप सैलरीड क्लास के ऊपर इतने जबरदस्त टैक्सेस लगा रहे हैं और ये पिछले साल यानी उस वक्त फिस्कल ईयर 2023 में ये था 3.8 था और आप 5.8 हो गया। अब टैक्स बढ़ा 24% की शरह से या 26 और जो टैक्स एक्सपेंडिचर है यानी एग्जम्पशंस हैं वो 54% बढ़ गई। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि उस पर कोई बात नहीं होती कि आफ्टर इसका ब्रेकअप क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं मेरे पास वक्त चूंकि मुख्तसर है, सिर्फ 2 मिनट रह गए, 1 मिनट के लिए मैं आऊंगी। अब दोनों के पास रिजवान नज़ीर साहब, रिलीफ मिल रहा है कल आने वाले बजट में कोई तनख्वाहदार के लिए? ख्वाहिश मेरी तो यही है कि मिले और मुझे जिम्मेदार जराए ने कहा है कि टैक्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप के ऊपर हाईएस्ट लेवल पे मौजूद है, इससे तो बहरहाल इसे नीचे आना है। अब कितना आना है आई डोंट नो। ठीक है, नासिर जमाल साहब आपके पास 1.5 मिनट है, आप खुलकर बोल सकते हैं। जी कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे सुनने में आया वो ये है कि जहाँ पे हाई रेट ऑफ टैक्स बहुत हाई हैं उनमें शायद कुछ थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएगी थोड़ी सी, और जहाँ पे बहुत नीचे हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा होगा। लेकिन कि कोई आप अगर आप कहें कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ कोई मिल जाएगा तो वो मेरे ख्याल में वो अभी पॉसिबल भी नहीं है। तो सर जो सुनने में आ रहा था कि तजावीज़ दी जा रही थी सैलरीड क्लास को वो देने की, रिलीफ देने की, क्या वजह है कि ये पूरी नहीं हो पाई और गवर्नमेंट इस मतलब इनके यहाँ तक इस नहज पे पहुंच नहीं सकी, इसको अचीव नहीं कर सकी, IMF से मनवा नहीं सकी? देखिए उसकी रीज़न ये है, सिंपल सी रीज़न है कि आपकी हुकूमत, चाहे वो आज की हुकूमत है या उससे पिछली या उससे पिछले 20-30 साल 40 साल जो सी हुकूमत उठा ले, तो उन्होंने बातें दावे तो बड़े किए कि हम टैक्स की बेस को जो है वो ब्रॉडन करेंगे, फैलाएंगे, जो भी बंदा होगा, जो भी इनकम होगी टैक्सेबल होगी वो हम टैक्स करेंगे। लेकिन एक्चुअली उन्होंने किया कुछ नहीं। रिटेलर टैक्स नेट से बाहर हैं, आपकी रियल एस्टेट वाले बाहर हैं, आपके लॉयर्स, आपके डॉक्टर्स सब मतलब मोस्टली जो इनफॉर्मल
सर्विस सेक्टर ठीक। में है वो बाहर हैं, एग्रीकल्चर वाले बाहर हैं। तो मतलब अब अगर आप ये कहें कि कोई दूसरा कोई सोर्स आपका इनकम सही। का जब तक नहीं होगा, तो जो पिछले सोर्स ऑफ इनकम्स ठीक हैं है। उनमें आप कमी कैसे कर सकते हैं? ठीक है। और उस वक्त जब क्या क्या डिफेंस का खर्चा जो है वो भी बढ़ रहा बढ़ हो। रहा होगा। अनवर रज़ा, योर टेक। ज़रियाब, थैंक यू। मैं आखिरी बात करना चाह रहा था कि देखिए, जो आपने रिलीफ की बात की ना, तो एक इंतहाई गरीब तबके को रिलीफ मिला है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को, कि उनकी तनख्वाह और उनके मरात में 500% इजाफा हुआ है। 500%। चले जी, कौन को नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जुमे के रोज। ये जरा चले ये भी लोगों को पता होना चाहिए था कि इन्हें रिलीफ देना बहुत बहुत जरूरी था। शायद ये भी खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते अगर चले ये किसी relief की ना तो देता तनख्वाह में इजाफा हुआ है। मैं जाते जाते बस यही कह सकती हूँ, वो अलग बात है कि वो चेयरमैन सेनेट हैं और एक शख्सियत के बारे में। और अभी अनवर रज़ा ने हमें प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, तो बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।